हेलो बैंकर्स, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। और आप सभी के लिए ये एक महत्वपूर्ण सेशन हम आपके लिए लेके आए हैं। सभी डियर बैंकर्स जो जेएआईबी में 2025 को टारगेट कर रहे हैं और उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है कि सर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल एएफएम में किस टॉपिक से आते हैं, यानी यदि हमें एएफएम के न्यूमेरिकल कवर करने हैं तो हम किन किन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स को कवर कर लें। तो देखिए, जहां से आपके लगभग 90% चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि सिर्फ अंदाजा है। 2023 में जब से आपका सिलेबस रिवाइज किया है आईआईबीएफ ने, तब से जितने भी साइकिल में जो एग्जाम हुए हैं उनके आधार पर ये सेशन मैंने डिजाइन किया है। सो आपके लिए वहां से न्यूमेरिकल और मार्क्स को मैं डिस्कस करूंगा कि लगभग इतना क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल के फॉर्म में आता है। तो क्या सर जरूरी है कि न्यूमेरिकल को हम अटेम्प्ट करें? यस, बिल्कुल जरूरी है। मान लीजिए थ्योरी से आपने 46 मार्क्स अटेम्प्ट किए और अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो 4 नंबर के लिए आपको चिंता करनी पड़ेगी। सो ये जो न्यूमेरिकल होते हैं ये आपकी मदद करेंगे कि आपका स्कोर 60% के पास तक पहुंच जाए। तो 60% तक पहुंच जाए तो वो कौन से टॉप 10 न्यूमेरिकल टॉपिक हैं एएफएम के जो कि आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मॉड्यूल ए की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए क्या कहता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। तो थ्योरी वाले कंसेप्ट तो हमें पता ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है कि सर न्यूमेरिकल कहां कहां से आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 हमारा जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए, रिकंसिलेशन का मतलब है समायोजित करना। जैसे आपकी कैश बुक और बैंक की पासबुक, इन दोनों के बीच में समायोजन जो हम करते हैं, इसी को बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट या रिकंसिलेशन कहते हैं। रिकंसिलेशन अकाउंटिंग में हमने पढ़ा है। तो आपके लिए ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट से क्वेश्चन आ सकता है। आपके इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ सकता है ना, या चार्जेस आपके जो काटे जाते हैं इनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपल प्लस माइनस वाली कंडीशन होती है। बस आपको ध्यान रखना है कि एंट्रीज को आप कैसे समायोजित करेंगे, रिकंसिलेशन करेंगे, वही क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहां पे अगर हम बात करें है ना रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो ये इजी कैटेगरी का न्यूमेरिकल होता है। कैसा होता है दोस्तों? इजी कैटेगरी का आपका न्यूमेरिकल होता है। कैसी कैटेगरी का न्यूमेरिकल होता है? इजी कैटेगरी का आपका क्या होता है? न्यूमेरिकल होता है। ठीक है दोस्तों, रिकंसिलेशन में, ठीक है, रिकंसिलेशन में इजी कैटेगरी का आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है दोस्तों, और यहां से अगर आप देखोगे तो 2 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। 1 से 2 नंबर तक के आपके जो मार्क्स हैं उसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक, फिर सेकंड, अगर हमारा जो मॉड्यूल ए का इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से न्यूमेरिकल आते हैं वो है यूनिट नंबर 6 डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग। सो डेप्रिसिएशन पे आपको क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। बिल्कुल 100% पूछा जाने वाला न्यूमेरिकल आता है। वो आपसे स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपको रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर यानी WDF के ऊपर भी आपसे कैलकुलेट करा सकता है डेप्रिसिएशन, या वो रिटन डाउन वैल्यू ना लिखे और आपको लिखे डिमिनिशिंग बैलेंस के आधार पे आप बताइए, डिमिनिशिंग बैलेंस के आधार पे आप बताइए, डिमिनिशिंग बैलेंस के आधार पे बताइए कि क्या वैल्यू आएगी डेप्रिसिएशन की। तो यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 2 से 3 नंबर कह दीजिए, या आप ऐसे कह दीजिए 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको यहां से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, सो मॉड्यूल ए जो 100% आपको न्यूमेरिकल सीख के जाना है, वो 2 यूनिट के न्यूमेरिकल आपको सीखने हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 4 बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट और यूनिट नंबर 6 डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग। यहां से न्यूमेरिकल आपको पूछे जाएंगे। हाँ, दोनों ही प्लस माइनस वाले ही हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है ना। सिंपल जो हमने पढ़ा है डिवाइड करना और यही सब का यूज है यहाँ पे, बशर्ते कंसंट्रेशन बनाए रखना है। और ये आपको कंपलसरी है, मैं कहूंगा कंपलसरी है, आपके लिए कंपलसरी है कि इन कंसेप्ट्स को आप ध्यान से
न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार कर लें, क्योंकि देखिए मैं फिर कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कब हो जाता है, छोड़ सकते हो न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कब हो जाता है इंपॉर्टेंट, जब आपका पेपर ऐसा डिजाइन हो कि आप बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए आप अपने स्कोर को हाईएस्ट तक नहीं ले जा सकते। मान लीजिए 49 आ गए, अब आपको एक भी न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, तब आप क्या करोगे, और वहीं पे अगर आप 3-4 न्यूमेरिकल कर दोगे तो 55 अब आपका स्कोर पहुंच जाएगा। तो वही बात कही गई है, इस सेशन का यही एक उद्देश्य है कि आपको समय रहते सचेत किया जाए, आपको समय रहते बताया जाए कि कौन कौन से पार्ट एएफएम में न्यूमेरिकल्स के होंगे जिनको आपको तैयार करना है। क्लास पढ़ते समय या सेल्फ स्टडी करते समय अपने आप को उसी लेवल पे प्रिपेयर्ड रखना है, ठीक है दोस्तों। तो मॉड्यूल ए के आपकी 2 यूनिट फिर से समझ लीजिए। यूनिट नंबर 4 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यहां पे एंट्रीज कराई जाती हैं जिसमें प्लस माइनस का यूज होता है, और वो ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट चार्जेस, इन सब चीजों पे ध्यान रखना होता है। सेकंड आपका यूनिट नंबर 6 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। आपसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से सिर्फ 2 ही, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं मॉड्यूल बी पर। अगर हम मॉड्यूल बी की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, मॉड्यूल बी की बात करें, तो जो हमारा मॉड्यूल बी है वहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मॉड्यूल बी है हमारा, वहां पे यूनिट नंबर 12 बैलेंस शीट इक्वेशन, छोटी सी यूनिट है बट इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि यहां पे आपको बैलेंस शीट में कैसे एंट्रीज करनी है, कैसे एंट्रीज करनी है ये सिखाया गया है दोस्तों। और यहां पे 1 से 2 नंबर का जो क्वेश्चन है कोई भी एंट्री कराई जा सकती है, ठीक है। 1 से 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है और इंपॉर्टेंट है, सो इसको आप छोड़िएगा नहीं। छोटी सी यूनिट है, 30 मिनट आपको लगेगा सिर्फ समझने में, और जो एंट्रीज आपको दी गई हैं आपकी किताब में बस आप उन्हीं को सीख लीजिए तो आपको अच्छा ज्ञान हो जाएगा बैलेंस शीट इक्वेशन को मेंटेन करने में, ठीक है। सिंपल होता है बैलेंस शीट इक्वेशन, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस अदर जो लाइबिलिटीज हैं उनको हम जोड़ लेते हैं, या ओनर्स लाइबिलिटी प्लस अदर लाइबिलिटीज, तो हमारा एसेट्स आ जाता है। एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो आप सिर्फ ये 30 मिनट्स की जो यूनिट है, 30 मिनट्स की जो यूनिट है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। 1 से 2 नंबर मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। फिर आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। जब आप अपना फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट में आप बैलेंस शीट भी क्रिएट करते हैं और आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्रिएट करते हैं, ठीक है दोस्तों। और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करेंगे या बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे या फाइनल स्टेटमेंट आप बनाएंगे तो वहां से आपके लिए क्वेश्चन आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये आपको कैलकुलेट करवा देता है 2 से 3 नंबर में। 2 से 3 नंबर में ये आपको कैलकुलेट करवा देता है इन तीनों चीजों को, ठीक है। और ये लास्ट अभी फिर जो अभी अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर 2024 में जो एग्जाम आया है वहां पे भी बच्चों ने सेशन में बताया कि सर हमसे ये कैलकुलेट करने को कहा गया था, ठीक है दोस्तों। तो जब हम मॉड्यूल बी पढ़ रहे होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट पढ़ रहे होते हैं, तो जब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होता है तो बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस जो भी आपने परचेजिंग की है ड्यूरिंग द पीरियड माइनस एंडिंग जो इन्वेंट्री है, इनका जब आप यूज करते हो तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर पाते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड अगर सोल्ड, जो भी आपने गुड सोल्ड किया उसकी कॉस्ट क्या है, तो आपका जो बिगिनिंग में आपकी जो इन्वेंट्री थी, बिगिनिंग में जो आपकी इन्वेंट्री थी उसको आप जोड़ोगे, प्लस आपने कुछ परचेज भी किया होगा, परचेज किया होगा कब, ड्यूरिंग द पीरियड, जब आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। और जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो आप घटा देंगे एंडिंग टाइम पे जो आपके पास क्या है, इन्वेंट्री, क्योंकि वो आपने अभी यूज ही नहीं की है ना इन्वेंट्री। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, ठीक। अब जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया तो आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको निकालना है तो सिंपल क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है, जितना भी आपका टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल है, क्या है दोस्तों, टोटल सेल है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इससे आप क्या निकालोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकालोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लोगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे ही निकल आएगा, कैसे निकलेगा, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटा दोगे, ठीक। फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से क्या निकाल लोगे, अपना नेट प्रॉफिट। क्या निकाल लोगे, नेट प्रॉफिट। तो ये न्यूमेरिकल आपको देखिए लग रहा कि हमारा न्यूमेरिकल आ गया, लेकिन है बहुत इजी, बिल्कुल इजी वाले ही न्यूमेरिकल हैं और इनको आप सॉल्व कर सकते हो। इजी वाले ही न्यूमेरिकल है, इनको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। आपका जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से टैक्स वगैरह को जब आप घटाएंगे, है ना,
टैक्स को या इंटरेस्ट को घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट। और इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपसे मार्जिन पूछ लिया जाता है। क्या क्या पूछ लिया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पूछ लिया जाता है, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पूछ लिया जाता है, या नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन पूछ लिया जाता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब भी मार्जिन पूछा जाएगा तो आपको घबराना नहीं है। मार्जिन के लिए जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसमें टोटल सेल का डिवाइड कर दीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा टोटल सेल का डिवाइड कर दीजिए, और नेट प्रॉफिट आएगा टोटल सेल का डिवाइड कर दीजिए, और सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आपको परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये भी आपके लिए जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है, 2 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। तो ये आपका मॉड्यूल बी हो गया। अब आ जाते हैं मॉड्यूल सी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है न्यूमेरिकल के पार्ट पे, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है किसके पार्ट पे, न्यूमेरिकल के पार्ट पे। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल यहीं से पूछे जाते हैं। मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट आपके न्यूमेरिकल आते हैं, इजी टू मॉडरेट आपके न्यूमेरिकल आते हैं। सबसे पहले जो आपके न्यूमेरिकल की शुरुआत होती है वो रेशियो से होती है, यूनिट नंबर 20। रेशियो से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपसे कहां से पूछे जाएंगे, रेशियो से पूछे जाते हैं। कहां से पूछे जाते हैं दोस्तों, रेशियो से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपसे रेशियो के पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी आपसे पूछा जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा, या आपसे क्या पूछा जाएगा, एन्युटी पूछी जा सकती है, एन्युटी आपसे पूछी जा सकती है, आपसे ईएमआई कैलकुलेट कराई जा सकती है। सो ऑल दीज, है ना, ऑल दीज, इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। और अगर आप देखोगे ना तो ये जो यूनिट है, ये यूनिट में मैक्सिमम पार्ट पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही देखने को मिलेगा। फिर आ जाते हैं यूनिट नंबर 22, कैलकुलेशन ऑफ YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। आपको बॉन्ड्स पे कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, या सिक्योरिटीज पे, सिक्योरिटीज भी लिख के आ सकता है, अगर बॉन्ड्स नहीं आया है तो सिक्योरिटीज लिख के आ सकता है, आपको यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। तो यहां से न्यूमेरिकल आता है। फिर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपका एक न्यू पार्ट है जो आपको देखने को मिला है 2023 में, जो रिवाइज हुआ है सिलेबस, जो रिवाइज्ड सिलेबस है, जो रिवाइज्ड सिलेबी है, तो उसमें आपको ये देखने को मिला कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आप कहोगे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब रन करती है तो उसमें कितना इक्विटी का पार्ट है और कितना डेब्ट का पार्ट है, इसको जब हम देखते हैं, इसका जब परसेंटेज निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, पहला। दूसरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, यानी यदि आपने अपने बिजनेस के लिए, यदि आपने अपने बिजनेस के लिए कोई भी कैपिटल अरेंज की है, कोई भी कैपिटल अरेंज की है, तो फ्री में तो कैपिटल नहीं मिलेगी ना। जैसे मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस के लिए मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो 5 लाख रुपए का अगर लोन लिया तो 5 लाख रुपए पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बैंक कह रहा है कि मैं आपको 9% पे लोन दे दूंगा, कोई कह रहा 12 पे, कोई कह रहा 13 पे। तो जो 13% इंटरेस्ट है, जो 12% इंटरेस्ट है, या जो 9% इंटरेस्ट है, तो मैं तो 9 वाला ही चुनूंगा। अगर 9, 12 और 13 मेरे पास ऑप्शन है, तो वहां पे जो आपको ये 9% देना पड़ रहा, 12% या 13% देना पड़ा, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको इस कैपिटल के अगेंस्ट में कॉस्ट पे करनी पड़ रही। अब इस कॉस्ट को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, सपोज आई एम अ सोल प्रोप्राइटर, मेरी खुद की फर्म है, मैं इनकम टैक्स में क्या करूंगा, रिबेट लूंगा, है ना, जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं या जो भी मैं अलग अलग स्कीम का यूज करके रिबेट लूंगा, तो मेरी जो कॉस्ट है वो कम आ जाएगी। और यदि मैं कॉर्पोरेट हूं, मैं जैसे कंपनी हूं,
मेरा कोई बिजनेस है और मैं कंपनी हूं, क्या हूं, कॉर्पोरेट हूं। तो कॉर्पोरेट जो भी इंटरेस्ट पे करता है, जो भी इंटरेस्ट पे करता है, वो इंटरेस्ट कॉर्पोरेट का एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस पे वो भी क्या ले सकता है, टैक्स रिबेट ले सकता है। ठीक, तो यही सब चीजें यहां पे पढ़नी है, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, और ज्यादा मैंने लिखा भी है, इजी टू मॉडरेट रहने वाले हैं मॉड्यूल सी के, और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल यहीं से दिखते हैं, और यही न्यूमेरिकल आपको ऐसा दिखाता है पेपर में कि पूरा पेपर न्यूमेरिकल से भरा है, पूरा पेपर न्यूमेरिकल से भरा है। नहीं, आप मॉड्यूल सी के न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखिए, बस 10 से 10 ही टॉपिक हैं जिनके न्यूमेरिकल लगाने। अगर मैं कह रहा हूं रोज आप 1 या 2 दिन में आप 1 यूनिट के न्यूमेरिकल को पक्का करोगे तो भी 20 दिन में कर लोगे, एग्जाम अभी टाइम है। तो अभी से आप अलर्ट हो जाइए। अगर आप एएफएम से डरते हैं, अगर आपका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो आप अभी से अलर्ट हो जाइए और इनको कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए, देन आप जीत जाएंगे। जो समय से जाग गया वो जीतेगा 100%, और जो समय पे नहीं जागा वो हड़बड़ाएगा। ऐसा नहीं कि हार ही जाएगा, जीत सकता 100%, है ना। ये कभी संभावना नहीं कह सकते कि आप नहीं जीत सकते, आप जीत सकते हैं, 100% चांसेस हैं, बट थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी हड़बड़ाहट होगी। और अगर धीरे धीरे समय के अनुसार आप जागते चले गए तो फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल वही है कि अगर किसी फंक्शन में आप सबसे लेट पहुंचते हैं तो आप हड़बड़ी में रहते कि यार सब कुछ हो चुका, लग रहा मैं लेट हो गया, और वहीं जब फंक्शन स्टार्ट होने वाला था उसके पहले तो आप एक्शन में घूमते, अच्छा ये है, ये तो अभी आए, ये तो अभी आए, आपको सबकी जानकारी रहती। वही चीज है यहां पे भी। ठीक, सो फिर क्या लिखा है, लास्ट यूनिट जो मॉड्यूल सी की है वो यूनिट 25 है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड टर्म लोन। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन टर्म लोन, तो ये आपका जो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यूनिट 20, 21, 22, 24, 25, ये 5 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट और डिसीजन जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल बजटिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, कैपिटल बजट। बजट का मतलब क्या होता है, आय और व्यय का संबंध, कैपिटल बजटिंग। तो यहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब ही कैपिटल बजटिंग है। 1 से 2 नंबर का आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसी न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं थ्योरी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, थ्योरी के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मॉड्यूल सी हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, मॉड्यूल सी हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बताया है कि यहां से क्वेश्चन न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक, इसलिए मैंने यहां पे आपको परसेंट नंबर हर जगह नहीं लिखा है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और एन्युटी से 2 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। YTM से भी 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर कॉस्ट, यहां भी 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, और यहां भी 2, तो 2 पंचे 10 क्वेश्चन तो सीधे सीधे हो गए, 10 नंबर तो सीधे हो गए। अगर 49 है तो 59 पे तो आप पहुंच ही गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मॉड्यूल डी बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग। लगता है कि सिर्फ 2 ही यूनिट के क्वेश्चन है, बट ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए थोड़े से जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, इजी टू मॉडरेट। ठीक है दोस्तों, और जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है इसका थोड़ा सा जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है। क्या होता है, हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये आपको पढ़ना इसलिए है आपको CAIIB में भी मदद करेंगे। ठीक है, और रेशियो वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा है, देखिए ये वाला, ये भी आपका CAIIB में आपको मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छी तरह से पढ़िए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा हाई लेवल है, मार्जिनल कॉस्टिंग इजी है। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको BEP, PV रेशियो और MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा जाता है। यानी यहां पे आपको BEP पूछा जा सकता है, PV रेशियो 100% क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया था PV रेशियो, और आपसे पूछा जाता है मार्जिन ऑफ सिक्योरिटी। ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो ये आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, इजी टू मॉडरेट लगेगा, इजी टू मॉडरेट लगेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा हाई लेवल लगेगा। सो मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर हम बात करें, मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो यहां पे भी 2 से 3 या 4 नंबर तक के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और यहां से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो ये आपका पूरा न्यूमेरिकल का पार्ट है जिसे आपको कवर करना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।